हेलो एवरीवन। आज मैं एडिटोरियल लेकर आई हूँ। इस एडिटोरियल में जो है खुद को बेनकाब करने वाले पाखंडी, इसमें बहुत ज़्यादा तो मतलब ऐसे डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन एक एथिक्स के पेपर में आप लिख सकते हो या फिर भारत के बारे में जो है जिससे कि मतलब क्या चल रहा है, आप कहीं ना कहीं उसको आंसर में फिट कर सकते हो। तो इसलिए ये जो आर्टिकल है वो आपका जब किसान आंदोलन हुआ था तब कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने बड़ा जस्टिन ट्रूडो बड़ा यहाँ की सरकार की आलोचना की थी। लेकिन जब वही चीज़ें जब ट्रक ड्राइवरों वाला किस्सा कनाडा में हुआ तो वो जो है तब वो जो है कनाडा के ड्राइवर जो थे उन्होंने आंदोलन कर दिया था। तब यही जस्टिन ट्रूडो जो यहाँ पे हम लोग को शिक्षा दे रहे थे, उन्होंने उन ट्रक ड्राइवरों की नहीं सुनी। तो उसी बारे में थोड़ा-सा पढ़ के बताती हूँ ताकि आपको एक मैटर समझ में आ जाए। तो कहीं अगर नोट करना हो, एथिक्स के पेपर में डालना हो या इस तरीके से तो आप डाल सकते हो। लिखा है, अंततः कनाडा की संसद ने आपातकाल लगाने के उस प्रस्ताव को 151 के मुकाबले 185 मतों से मंजूरी दे दी है, जो कोविड प्रतिबंधों से कुंठित उन ट्रक ड्राइवरों के धरने प्रदर्शन से निपटने के लिए लागू किया गया था। तो मतलब सोचिए, अब यहाँ पर ट्रक ड्राइवरों के लिए आपातकाल घोषित कर दिया गया, जिन्होंने अपने ट्रकों के साथ राजधानी ओटावा को घेर लिया था। उनकी घेराबंदी के कारण न केवल आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, बल्कि आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को भी नुकसान पहुंच रहा था, क्योंकि इन ट्रक ड्राइवरों ने कनाडा को अमेरिका से जोड़ने वाले रास्ते को भी बाधित कर दिया था। अब आप ये याद रखो, जो किसान आंदोलन था वहाँ यहाँ पे भी सड़कें बाधित हुई थी और करोड़ों रुपए जो है, हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान फैक्ट्रियों का हुआ था। भारत की आर्थिक जो स्थिति थी उससे बहुत प्रभावित हुई थी, क्योंकि देखिए वो भी दिल्ली और हरियाणा के जो है कई हाईवे जो है उन्होंने जाम कर रखे थे। तो कितनी दिक्कतें हुई थी, नौकरी के लिए भी हुई थी, कितने आम लोग परेशान हुए थे। लेकिन तब दूसरे देश को शिक्षा दे रहे थे यही जस्टिन ट्रूडो, और जब अपनी बात आई तो आपातकाल लगा दिया। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं उसी तरीके उसी तरह जैसे दिल्ली के सीमांत इलाकों की सड़कों को कथित किसान नेताओं ने करीब 13 महीने तक बाधित रखा था। इसके कारण लाखों लोग परेशान हुए और दिल्ली एवं हरियाणा के उद्योगों का हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ। यह किसी से छिपा नहीं है कि कथित किसान आंदोलन को विपक्षी दलों और अलग-अलग कारणों से मोदी सरकार से चिढ़े तत्वों का भी समर्थन मिला। कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका आदि के खालिस्तानी भी इस कथित किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे थे। तो आई थिंक कि आपको मैटर समझ में आ गया होगा। बाकी जो है आप इसमें पढ़ सकते हो, मैं थोड़ा छोटा कर दे रही हूँ तो आप देख लो, आप खुद से पढ़ लेना। जो मुझे मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही बताना था कि इस तरह की चीज़ें आप डाल सकते हो कि दूसरों को शिक्षा देना बड़ा आसान होता है, और जब अपने कर्तव्य की बात आती है तो हर देश जो है उसे अपने अकॉर्डिंग हैंडल करता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। यहाँ पे आते हैं, बहुत अच्छा है ये, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश थे BN राव। जी हाँ, ये पहले भारतीय न्यायाधीश थे BN राव। कहाँ पे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जो कहाँ है, हैग में है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह है, कानून विद BN राव का जन्म 1887 में आज ही बेंगलुरु में हुआ था। 10वीं में मद्रास में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया। उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए। कानूनी मामलों में वृहद जानकारी को देखते हुए 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनाए गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे, और यही वो व्यक्ति हैं जो पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने थे, भारतीय न्यायाधीश। ठीक है, कई देशों की यात्रा कर वहाँ के संविधान को समझा और भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। 1949 से 1952 तक संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि रहे। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय थे। 30 नवंबर 1993 को उनका निधन हो गया। तो ये थी पूरी न्यूज। चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, गाँव तक पहुंची शहरी सुविधाएं। ठीक है, तो इस आर्टिकल में हम पढ़ते हैं, बहुत जो मैंने रेड मार्क कर रखा है वही पढ़ेंगे। बाकी जो है आप जो है पॉज करके पढ़ लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने अपने विजन 2020 के तहत पूरा पूरा क्या है, अर्थात प्रोवाइडिंग अर्बन सर्विसेज इन रूरल एरियाज की संकल्पना की थी। ये चीज़ आप अपने GS के आंसर में डाल सकते हो, और किसे, क्योंकि ये देखिए एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, तो आप इसको जो है इनका कोट जो है कर सकते हो, और ये आप ऐसे में भी डाल सकते हो। किसने कहा था? राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। ठीक है, पूरा के बारे में लिखना है। 2020
जो उनका विज़न था उसमें उन्होंने कहा था। आगे चलते हैं, तो आगे थोड़ा-सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग कि देखिए, सुख सुविधाओं के चलते शहर सदा से आकर्षण का केंद्र है। दुर्भाग्यवश सुविधाओं के मामले में गाँव और शहरों के बीच की खाई बढ़ती गई। इस मामले में मोदी सरकार अलग साबित हुई। इस सरकार ने 7 वर्षों में देश के लाखों गाँवों को शहरी जैसी सुविधाओं से लैस कर दिया है। पिछले बजटों की तरह इस बजट में भी गाँव को सुविधा संपन्न बनाने के उपाय किए। शायद गाँवों में पहुँच रही सुविधाओं के कारण ही 5 राज्यों के चुनाव में बिजली, सड़क, बैंक, बीमा, फ़ोन, आवास, शौचालय, रसोई गैसें जैसे गैस मुद्दे में नहीं है, मुद्दों की गूंज नहीं है। आगे चलते हैं, इसके बाद अब इन्होंने यहाँ पे सब डेटा दे रखा है। डेटा कितना इम्पोर्टेंट है, कितना नहीं, ये आप मैंने यहाँ पे ज़ूम कर दिया, आप इसको जो है पढ़ सकते हो, नोट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे कुछ डेटा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हर डेटा ना आपको याद रहेंगे और ना ही कितने इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला पढ़ते हैं, देखिए, सुविधाओं का सीधे लाभार्थी तक पहुँचाने के लिए मोदी सरकार ने सभी देशवासियों का बैंक खाता सुनिश्चित किया। शहरी क्षेत्रों तक सिमटेज बैंक सीमा सुविधाओं को सभी देशवासियों तक पहुंचाने के लिए 44.4 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले गए थे। ये आप नोट कर सकते हो, जिनमें से महिला धारकों खातों की संख्या 24.29 करोड़ रही। 55% बैंक खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में खोले गए। इस प्रकार मोदी सरकार ने नकदी हस्तांतरण की बिचौलिया विहीन व्यवस्था विकसित की, जिसका लाभ अब मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। इसके बाद हमने यहाँ पे देखिए रेड मार्क कर रखा है, इसको पढ़िएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से जल जीवन मिशन, अब यहाँ पे स्कीम याद होनी चाहिए, जल जीवन मिशन कब किया था, 15 अगस्त 2019 को शुरू किया करने की घोषणा की। इसके तहत सभी ग्रामीण घरों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों में 2024 तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2024 तक। आज़ादी के बाद से अगस्त 2019 तक देश के 19.22 करोड़ ग्रामीण घरों में से मात्र 3.23 करोड़ घरों में नल से जल का कनेक्शन दिया गया था। अब जो दिया गया था पास्ट का, हमें उससे मतलब नहीं, हमें बस मोटा मोटा जो है अभी इस बार का देखना है। ठीक है, कि क्या लक्ष्य क्या है। और ये आगे चलते हैं, इसके बाद में आता है आपका इसके बाद अब आते हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये देखिए, जो काम 72 वर्षों में नहीं हुआ उससे लगभग 2 गुना काम मोदी सरकार ने महज 29 महीनों में कर दिया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखा, देश के 83 जिलों, कितने जिले टोटल? 83 जिलों, 43,404 पंचायतें और 84,565 गाँवों में सभी घरों में नल से जल दिया जा रहा है। भारत नेट परियोजना याद रखनी, ये भी आपकी स्कीम है। भारत नेट परियोजना क्या है? के तहत हर गांव तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के लिए 5.46 लाख किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर यानी OFC केबल बिछाई जाएगी। तो ये मैंने जहाँ जहाँ मार्क कर रखा उसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, भारत नेट परियोजना के बारे में। और इसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। कब तक है? 2025 तक है। आगे चलते हैं, अब रसोई घरों को धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए PM की कौन सी उज्ज्वला योजना शुरू की गई है? ठीक है, तो उज्ज्वला योजना क्या है? रसोई घरों को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए PM की उज्ज्वला योजना शुरू की गई है। 95% से अधिक आबादी तक पहुंच चुका है। तो ये चीज़ है मेन आपकी। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।